दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं से करने जा रहे हैं सबसे बड़ा संवाद। जी हां, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता देश के दिल मध्य प्रदेश से 2023 और 2024 चुनाव का शंखनाद करेंगे। राजधानी भोपाल से प्रधानमंत्री मोदी देश भर के 10 लाख बूथों पर डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान देश भर से आए 2500 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी मध्य प्रदेश को दूसरी वंदे भारत की सौगात देंगे तो शहडोल पहुंचकर आदिवासी परिवार के घर भोजन करेंगे। 2 महीनों में पीएम मोदी का ये दूसरा विंध्य दौरा होगा, जो बीजेपी की पकड़ को मजबूत करने और आदिवासी वोटर्स के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पीएम के एमपी दौरे को लेकर मध्य प्रदेश में दिग्गज नेता जुटने लगे हैं, तो तैयारियां भी मेगा लेवल पर चल रही हैं। माननीय बीएल संतोष जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री, तरुण चुग जी राष्ट्रीय महामंत्री, आज जो स्थल है यहाँ पर उन्होंने दौरा किया है। सारे तैयारियों की दृष्टि से वो जायजा यहाँ पर ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता उत्साह के साथ तैयारी में जुटा है और हमारा सौभाग्य है माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और देश भर के लोग भोपाल के अंदर उपस्थित होंगे। हम सब तैयारियों में जुटे हैं। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव को लेकर ये मेगा शो बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के मंत्र मध्य प्रदेश की 64,100 बूथों के 38 लाख कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे, तो वहीं इसे 2024 आम चुनाव का शंखनाद कहा जा रहा है। बात कांग्रेस की करें तो 12 जून को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर से चुनावी शंखनाद कर चुकी हैं, जिसके बाद से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। शायद इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि मोदी के दौरे से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में ही और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया कर्नाटक में, भारतीय जनता पार्टी वहां पर परास्त हुई। अब जो है उनके चेहरे का जो असर था, जिसको जनता में स्थापित करने की कोशिश की जाती है मीडिया के माध्यम से, वो स्थिति अब नहीं है और कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। आए, प्रधानमंत्री हैं देश के, भारतीय जनता पार्टी की अकेली उम्मीद है मध्य प्रदेश में, लेकिन इस दौरे का कोई असर नहीं पड़ेगा। यकीनन दिग्गज नेताओं के दौरे इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि किसी भी प्रदेश से ज्यादा बड़ी चुनौती हिंदी हार्टलैंड मध्य प्रदेश को फतह करना होगी, ताकि 2024 चुनाव के लिए नैरेटिव सेट किया जा सके। शायद इसीलिए मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या 2024 के चुनाव में मध्य प्रदेश ही सियासत का सेंटर बनेगा? सवाल नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम शिवराज का चेहरा बीजेपी को बड़ी जीत दिलाएगा? सवाल नंबर 3, क्या पीएम मोदी का दौरा कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दिल से संदेश। दिल से संदेश दिल तक। लेकिन सवाल ये है कि सबसे बड़ा सवाल जो आपके हमारे मन में आता है, क्या इस दौर में दिल से दिल की बात पहुंचती है? बड़ा सवाल है, थोड़ा उलझा हुआ सवाल है, दार्शनिक सवाल है, पेचीदा सवाल है। अब ये दुनिया एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बदल गई है, इसलिए दिल से ज़्यादा बातें होती हैं फ्री बीज की, जिसको मीडिया ने एक शब्द दिया है रेवड़ियाँ। आपकी सभा में आप जितनी जोर से कहते हैं कि हम ये देंगे, सामने बैठी जनता उछल पड़ती है, ताली पीटती है और मीडिया अगले दिन कहता है कि दिस स्कीम इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर द कांग्रेस और बीजेपी। ये दोनों के लिए एक बेहद रणनीतिक पहल साबित हो सकती है और इनके लिए चुनाव का सूरत हाल बदल सकती है। तो ऐसे में दिल से दिल की बात कितनी महत्वपूर्ण होगी, ये एक सवाल तो ये है, क्योंकि ये दौर दिल का तो यकीनी तौर पर नहीं है।
अगली बात, महत्वपूर्ण बात, कि बड़े चेहरे, खासतौर से बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना बड़ा चेहरा है, बेहद बड़ा चेहरा है, बेहद बड़ा चेहरा है, और एक किस्म से इन्फ्लुएंसर हैं वो। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था प्रधानमंत्री को लेकर कि जिसमें जिक्र किया एक इंटरनेशनल एजेंसी ने, जिसने वो रिपोर्ट की है कि प्रधानमंत्री इस समय दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता हैं, और दिल्ली के 55 साल के एक ऑटो चालक का इस्तेमाल किया, जो पहली बार जिसके हवाले से ये दावा था कि वो बीजेपी को वोट करने वाला है बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी जी। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि इसके मुकाबिल जो छवियां हैं विपक्ष की, खासतौर से राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, वो एकदम नीचे हैं, कतई नहीं। राहुल गांधी जिस तरह से आगे बढ़ने के मैकेनिज्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह के तौर तरीके कांग्रेस अपना रही है, प्रियंका गांधी की जिस तरह से रिसेंटली कंक्लूडेड रैली रही है, ये तमाम चीज़ें ये बताती हैं कि वो वापसी के लिए न सिर्फ बेचैन है, बल्कि तमाम वो चीज़ें कर रही है। और इसमें वो बीजेपी को भी देख रही है कि 2013-14 में बीजेपी का कैंपेन कैसा था। आप मत भूलिए कि कर्नाटक के चुनाव में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, उनके खिलाफ जिस तरह का कैंपेन कांग्रेस ने रचा, उसने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। आज इसी पर हम देखेंगे कि दिल से दिल की बात बड़े नेताओं के ज़रिए तो है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी छवि कैसी है, आपकी छवि कितनी बड़ी हो गई है, और सोशल मीडिया और तमाम मीडिया में उसका इम्पैक्ट कितना है, और उसके माध्यम से जनता तक उसका प्रभाव कितना है। मुलाकात करिए यशपाल सिंह सिसोदिया से। विधायक हैं, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, और बहुत ही पत्रकार रहे हैं अपने आरंभिक करियर में, और कैबिनेट में प्रवेश के बहुत ही योग्य उम्मीदवार हैं हमेशा से। बहुत स्वागत करता हूं उनका। अवनीश बुंदेला जी हैं, मीडिया उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है उनका। मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। मनोज, दिल की बात दिल से, ये बात तो हमने कहा, सवाल इस पर खड़ा किया क्योंकि अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। अब तो असर इसका होता है कि आपका कैंपेन कैसा था, कौन लीड कर रहा है कैंपेन। प्रशांत किशोर का नाम उछलता है 2014 में, अच्छे दिन आने वाले हैं। कानूगोलू साहब हैं जिन्होंने कर्नाटक में पे टू सीएम ये कैंपेन खड़ा कर दिया। 2003 में अनिल माधव दवे और उनकी जावली ने मिस्टर बंटा ढार करके कैंपेन खड़ा किया। यानी आप 90 के दशक के बाद देखें तो दिल नहीं, दिमाग ज़्यादा हावी है, फिर भी हम दिल की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, आपने गाने का जिक्र किया है तो राज कपूर का एक बड़ा अच्छा गाना है, दिल का हाल सुने दिल वाला। अब ना तो दिल वाला है ना दिल लगाने वाला है, बातें हैं सिर्फ राजनीति की, शरद जी। और निश्चित रूप से 2018 में जिस तरह का एक माहौल बना कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर का, और वो उसी मुकाम तक पहुंचा। लेकिन अब चुनावी बेतरनी पार करना है दोनों ही दलों को, दोनों अपने अपने तरह से ताकत लगा रहे हैं। जहाँ तक बात करें कि वो एक दौर रहा करता था, अनिल माधव दवे या लूनावत, ये तमाम तरह की टीम थी जो अपने तरह से काम किया करती थी। लेकिन अब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली है, और आज से जो मुझे दिखाई दे रहा, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी हम बहुत चर्चाएं करते रहे, लेकिन हमें लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर हैं, नेता है, जैसे BL संतोष है या तरुण चुग है, आज यहाँ मौजूद है, और जिस तरह से दिन भर से जो बैठ के चली, हमें लगता है वो समझ रहे तमाम तरह की चीज़ों को कि दिल भी मिलाना पड़ेगा और जनता के पास जाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए सबसे मुफीद, सबसे बढ़िया चेहरा कोई है, प्रधानमंत्री। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है शरद जी कि जो बातें चल रही थी सब पर विराम लगने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मैदान में है। प्रियंका गांधी के आने के बाद से ये तैयारी हुई कि क्यों ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भोपाल लाया जाए। पहले वो धार जाने वाले थे, उनका निर्णय फिर बदला, फिर शहडोल हुआ। अब पहले भोपाल आएंगे, फिर जाएंगे शहडोल, और जनजाति को भी साधने का प्रयास है और बाकी लोगों को अभी। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि देश के दिल मध्य प्रदेश से ही एक मैसेज देना पड़ेगा, और वो मैसेज देने के लिए सबसे बढ़िया कोई आदमी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसकी वजह भी बहुत सारी। जी अवनीश जी, आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, हम तो साफ कहते हैं कि सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश की धरा पर प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं तो हम तो उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ एक दल का नहीं होता, पूरे देश का होता है। तो एक अच्छे राजनेता की तरह मैं कहूँगा कि हम स्वागत करते हैं। लेकिन शरद जी, मैं ये भी सवाल खड़े करूँगा
कि मोदी जी का तो आना जाना मध्य प्रदेश इतना हो गया है कि हो सकता है कुछ दिन बाद लगे कि अब तो मोदी जी हैं के निवासी हैं। क्योंकि आप देखें, अगर बूथ मैनेजमेंट मेरा बूथ सबसे मजबूत उसके लिए आ रहे हैं, तो मतलब मध्य प्रदेश में ही रतलाम एक ऐसा जिला है, सिसोदिया साहब भी वहीं नज़दीक के यशपाल जी आदरणीय, एक ऐसा जिला है जहां बाकायदा जो लोडिंग ऑटो पर लिखा अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहाँ के जिलाध्यक्ष को हटाओ। एक सागर जिला ऐसा है जहाँ पे चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, महापौर हो, सभी एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। तो मेरा निवेदन है, मतलब ये इतना माहौल भाजपा में खराब हो गया कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है ये अलग बात है कि पूरे देश के बूथों को संबोधित करेंगे, वो एक अलग विषय, लेकिन मध्य प्रदेश की ही अगर मैं बात करूं शरद जी, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अंदर खानों की स्थिति की ये हालत है कि ये खुद शिवराज जी को कई बार संज्ञान लेके अपने घर पर बुला के, ऑफिस में बुला के समझाइश देना पड़ती, फिर भी बात वहीं की वहीं रहती। अब मैं कहूँगा एक बात ऐसी कि जब मोदी जी आते हैं तो कुछ ना कुछ उम्मीद है, क्योंकि आप देखें मध्य प्रदेश की जो वर्तमान में स्थिति शरद जी, वो आपको भी मालूम बड़ी दयनीय है। अभी कुछ दिन पहले एक बिल्डिंग में आग लग गई, 12-15 हज़ार फाइलें खाक हो गई। तो ये सवाल खड़े करते हैं चीज़ें कि, और सबसे बड़ी बात, क्या शिवराज जी जो 18 साल से इस प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका चेहरा इतना कमज़ोर हो गया है कि मोदी जी को बार बार आना पड़ रहा है? हम तो साफ कहते हैं, या तो स्पष्ट, क्योंकि ये शिवराज जी के चेहरे पर भी सर जी आपको याद होगा कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति भाजपा में देखी गई, अपने आप को वापस लिया फिर आ गया है। तो ये मतलब सोचने वाली बात है कि भाजपा में ये हालत क्यों हो रही है कि आज मोदी जी को बूथ मैनेजमेंट के लिए आना पड़ रहा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। सबसे बड़ी बात, हम तो ये कहते हैं आपका अंदरूनी विषय है, लेकिन इन सारे मुद्दों के साथ साथ आपको कुछ जनहित के मुद्दे भी याद कर लेने चाहिए। ठीक है, आप एक वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर चले जाएंगे, क्योंकि आपके दौर में सिर्फ 1 से 10 तक सिर्फ आप हो। जैसे बच्चन साहब के दौर में ऐसा कहा जाता है कि 1 से 10 तक सिर्फ बच्चन साहब थे, ऐसे ही मोदी जी के दौर में अगर आज कोई पूछे कि रेल मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये तो चलो फिर भी ठीक है, और मंत्रालय के नाम पूछे शरद जी तो कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि 1 से 10 तक मोदी जी हैं। तो ठीक है, आप हरी झंडी दिखा के चले जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके दौर में रोजगार सबसे बुरी हालत में है। ठीक है, आप विश्व के सबसे, मैं लौटता हूँ अवनीश जी। यशपाल जी, मोटे तौर पर कांग्रेस का जो आरोप है वो यही है कि आपको चेहरों पर निर्भर क्यों होना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो आपकी स्थानीय नेतृत्व की व्यवस्था है, जैसा अवनीश जी का आरोप है कि अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है कि माइक पर कि साहब इनको हटाइए जिला अध्यक्ष को, और इससे इनकार नहीं है कि स्थानीय स्तर पर बीजेपी का मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप सत्ता में 18-20 वर्ष की भागीदारी जब निरंतर करते हैं तो एक युवा नेतृत्व भी होता है, मिडिल एज भी होता है, जो चाहता है अपनी भागीदारी सत्ता में भी, और उसके फ्रूट्स उसको नहीं मिलते हैं तो वो ये सवाल करता है कि हम क्यों नहीं, हम में क्या कमी है, हम भी तो आगे बढ़ सकते हैं, हमें भी तो टिकट मिलना चाहिए। इन चीज़ों से निपटने के लिए अब कुशाभाऊ ठाकरे और खंडेलवाल जी भी नहीं है, और मैकेनिज्म आपका जो है, मैं नहीं कहूँगा कि वो विफल है, लेकिन क्या पूरी तरह सफल है, ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। जवाब आपका जी। शरद जी, देखिए, देश का जो दिल है वो मध्य प्रदेश है, और इस देश के दिल मध्य प्रदेश पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्नेह और जो आशीष और जो विश्वास और भरोसा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुझे लगता है 9 वर्ष के उनके अपने कार्यकाल में इस मध्य प्रदेश में वो 1 दर्जन से अधिक बार, लगभग 1.5 से 2 दर्जन के बीच में मध्य प्रदेश में उनका आगमन हो चुका है, आगमन हो रहा है। हम तो जानना चाहेंगे कि 75 वर्षों की इस राजनीति में 10-10 बरस तक और 20-20 बरस तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मध्य प्रदेश को कितना जानने की कोशिश की, कितना पहचानने की कोशिश की। क्यों नहीं वो मध्य प्रदेश के दौरे पर आते थे, क्यों नहीं मध्य प्रदेश से लोग दूरियां बना के रखते थे। देखिए, बिरसा मुंडा जी को लेकर के हो तो जनजाति समाज के गौरव दिवस में प्रधानमंत्री जी आते हैं। अगर सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं। अगर महाकाल कॉरिडोर की शुरुआत करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं। अगर कूनों में चीते छोड़े जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी आते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण है, मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जहां एक और हमें गर्व है कि हमारे नेता लगभग 10 लाख बूथों से संवाद करेंगे, और उसमें 64,000 बूथ हमारे मध्य प्रदेश के भी है। और देखिए, जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो कोई सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत अगर डिजिटाइजेशन में अगर 64,000 बूथों को हम सम्मिलित करें तो देश के 10 लाख बूथों से वो बूथों पर मजबूती का वो संदेश देंगे। और हम तो क्या आने की प्रतीक्षा की खुशी मनावे शरद जी। मोदी जी 21 जून को अमेरिका में है,
अमेरिका सजा पटा है, तिरंगा झंडे लहरा रहे हैं। अमेरिका प्रतीक्षा कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। और हम और यदि कहें तो ब्रिटेन का एक समाचार पत्र है, शरद जी आप तो जानती हैं, द इकोनॉमिस्ट, उसने दावा किया है कि 2024 में पुनः देश के प्रधानमंत्री का पद, दायित्व और सौभाग्य हिंदुस्तान को मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त होगा। ये हमारी काबिलियत है हमारे प्रधानमंत्री जी की। और न केवल वे आ रहे हैं बल्कि वे वंदे मातरम 1 और वंदे मातरम 2 की सौगात देने जाएंगे। हम तो पूछना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जब कांग्रेस को हुआ करते थे तो क्या क्या सौगातें देकर के जाते थे? वे वनवासियों के बीच में जाएंगे, आदिवासी समाज के बीच में शेड्यूल में जाएंगे। तो ये हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो इस प्रदेश के प्रति जो स्नेह और जो प्रेम है वो लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है। और शरद जी, इसीलिए हम तो गौरव मानते हैं अपने आप को कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेह इस मध्य प्रदेश के ऊपर है। वे अनेक दौरे कर चुके हैं और इस पे कांग्रेस को घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी तो प्रियंका जी आ गई ना जबलपुर से, आप तो कह रहे हैं कि प्रियंका जी के आने से पार्टी हमारी बहुत मजबूत हो गई है, तो आने दो ना प्रधानमंत्री जी को, क्या दिक्कत है? आप जब प्रियंका जी आते हैं तो आप बड़ी प्रशंसा करते हैं, तो हमारे और आपके, आपने खुद ने कहा बुद्धेला जी के प्रधानमंत्री जी सबके हैं, अब जब सबके हैं तो आपको तो स्वागत करना चाहिए ना, और उनके आगमन की प्रतीक्षा करना चाहिए। स्वागत तो किया, दिक्कत है जी, किया ना, तो और करना चाहिए जी, बढ़ चढ़ के करना चाहिए। स्वागत भी करेंगे और आलोचना भी वो करेंगे। भी अपेक्षा रखेंगे कि प्रियंका गांधी का स्वागत, राहुल गांधी का स्वागत आप भी करें। ये एक तरफा कैसे हो सकता है यशपाल जी? एक तरफा कैसे हो सकता है? अगर उनका विश्वास का एजेंडा हो, विकास का एजेंडा हो, अगर वो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन नहीं करते हो, हम निश्चित से उनका स्वागत करेंगे। लेकिन कथनी और करनी में अंतर है। अलगाववादियों को, शर्तों के साथ मोहब्बत कितनी होगी सिसोदिया साहब? इनकी पार्टी के लोग, मोहब्बत का सफर बेशर्त होता है सर। मोहब्बत करिए, कांग्रेस करे प्रधानमंत्री से बिल्कुल बेहिचक, और इसी तरह आप भी करिए उनके दिग्गज नेताओं से। इनकी पार्टी के लोग तो आतंकवादियों को साहब और जी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। क्यों करें उनका स्वागत? चलिए चलिए, नहीं बिल्कुल आपका अधिकार है, जैसे कांग्रेस का अधिकार है। मनोज जी, जब स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के लिए सचिन सचिन के नारे लगते थे तो लोग ये भूल जाते थे कि उस टीम में द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट राहुल द्रविड़ भी हैं और वीवीएस लक्ष्मण भी हैं, और भी अजहरुद्दीन भी समकालीन ही रहे सचिन तेंदुलकर के साथ। और कई बार ये होता था कि सचिन फेल हो गए तो नीचे मिडिल ऑर्डर से बहुत अच्छी पहल के बाद भी हम ये कहते थे कि नहीं साहब, ये जो है सचिन नहीं चले आज के मैच में। प्रधानमंत्री के ऊपर बीजेपी की निर्भरता ये इसलिए है कि निश्चित तौर पर मुझे इंदिरा गांधी जी के दौर की याद आती है, जब कांग्रेस में जहाँ भी कोई ऐसी कड़ी होती थी जहाँ ताकत और बढ़ानी होती थी तो कहा जाता था इंदिरा जी की रैली करा दीजिए। और इंदिरा जी के लिए तो नारा आप भी जानते हैं कि इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, ऐसा भी एक नारा उछल गया था। उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने बढ़ चढ़कर इतना बड़ा दावा कर दिया था। निश्चित तौर पर जब कोई लीडर बड़ा होता है तो उससे अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है, और पार्टी मानती है कि लाखों चुनौतियों की एक ही दवा है हमारा ये नेता, ये रैली हुई काम हो गया। लेकिन कितना उचित भी है ये, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, कहीं ना कहीं दूसरे जो राज्य हैं उनके नेताओं को तो आना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से कर्नाटक भी गए, गोवा भी गए, बाकी तमाम जगह चुनाव, हिमाचल में अभी हाल ही में चुनाव हुए, पर 2 जगह किसी भी कारण बस रहा हो, हार तो मिली है, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। अब फिर बात वहीं जाकर रुक जाती है। लेकिन इसीलिए आप देखिए कि कुछ चीज़ों का परिवर्तन भी हुआ है। प्रधानमंत्री यदि यहाँ आ रहे हैं तो एक मैसेज तो है बड़ा कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही आगे जाना है, पर ज़रूरत शायद इस बात की भी है कि कुछ नए लीडर्स या बाकी चीज़ें दिखाई देना भी चाहिए, जिसकी जनता भी उम्मीद करती। आखिर प्रधानमंत्री कब तक जाएंगे, पर उसका रास्ता अभी तो शरद जी नहीं दिखाई देता। आप तो एक और महत्वपूर्ण बात समझिए कि आखिर मध्य प्रदेश को ही क्यों चुना गया। आपको 50 लाख अपने कार्यकर्ताओं को, जो बूथ पर काम करने वाले लोग हैं, उनको संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश क्यों चुना गया, तो आप समझ पा रहे होंगे कि शायद इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है। और समझ रही है भारतीय जनता पार्टी, कम से कम 2023 के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा हमें कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन ये बीजेपी के भीतर चिंता का विषय है और होना भी चाहिए। जहाँ तक बात है यहाँ से एक बड़ा मैसेज देने की, आप देखिए महाकौशल में प्रियंका गांधी आई तो महाकौशल में यहाँ से एक ट्रेन दी जा रही है, वंदे भारत ट्रेन देने की तैयारी है, और बिंद को खास तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्रित कर रही है। बिंद में दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सवाल मनोज वो बड़ा है कि आपके पास
निचले ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए कौन बल्लेबाज हैं जो प्रधानमंत्री, जो कैप्टन हैं बीजेपी के, उनको ये कह सके कि सर कोई इशू नहीं है, ब्रेट ली भले ही 155 की गेंद रफ्तार से गेंद फेंकेगा, हम अपना विकेट डाउन नहीं होने देंगे सर। ये कहने वाले लोग एक बड़ा अंतर पैदा करते हैं। यशपाल जी इसको बहुत बेहतर समझ रहे होंगे, बहुत ठहर कर और ठिठक कर सुन रहे हैं वो इस बात को। पहले एक छोटी टिप्पणी लूंगा अवनीश बुंदेला की, फिर यशपाल जी की तरफ बढ़ूंगा। जी देखिए सर, मैं तो साफ कहता हूं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 हैं, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी दिन रात ना तो सो पाती, ना उठ पाती, ना खा पाती, ना पी पाती है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी को बार बार आना पड़ रहा है यहाँ पर। और सबको मालूम है कि कमलनाथ जी के बारे में जो दुष्प्रचार निरंतर भारतीय जनता पार्टी फैलाती है, कहीं ना कहीं उनकी कुंठा, उनका भ्रष्टेशन वो जाहिर करता है। बाकी अभी कहा जा रहा था कि मोदी जी विश्व में बड़े प्रसिद्ध, हम तो कहते हैं ना, भारत का प्रधानमंत्री हमेशा ही यशस्वी होगा, चाहे वो मनमोहन सिंह जी रहे हों, चाहे मोदी जी रहे हों या इंदिरा जी। भारत का प्रधानमंत्री यशस्वी ही होना चाहिए, मेरा ये इतना निवेदन है। बाकी मैं एक बात कहूँगा, जब राम राज था तो राम राज में ऐसा कहा जाता है कि जो प्रजा थी इतनी खुश रहती थी, राम तो बहुत यशस्वी राजा थे, उनसे अच्छा राजा तो हुआ नहीं, राम राज था। तो सर जी ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो आम जनता को, जो मानस को, जो प्रजा को जो खाने के गेहूं भी मिलते थे ना, ऐसा कहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सरकारी खानों से साफ मिलते थे। मतलब भोजन जो होता था, एक तरह का भोजन दिया जाता था, पूरा एक मेनू सेट होता। मतलब ये भी अगर आप पढ़ेंगे तो कई जगह लिखा है ये चीज़ें। तो सर जी ये बात है, क्या आज मध्य प्रदेश में या भारत में ऐसी स्थिति है? अरे साहब आप यशस्वी, हमें इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप मुझे बताएं, आपके समय में कभी, जो आप खुद ही कहते थे कि पेट्रोल डीजल के भाव इतने बढ़ गए हैं, अब की बार मोदी सरकार क्या किया आपने? 120 का पेट्रोल बिकवा दिया, गैस, कई सारी ऐसी चीजें हैं। बेरोजगारी की बात करूंगा तो बात बहुत लंबी जाएगी। ठीक है, आज आप एक प्रियंका गांधी जी अगर वहां गई तो मतलब आप जाके ट्रेन को झंडी तक, मतलब सर जी ये जाहिर करता है कि आपकी हर रणनीति, आपकी हर चीज सिर्फ आपके चुनावी हार जीत के लिए होती है। जैसे पहले आपको याद हो अलाउद्दीन खिलजी वगैरह हुआ करते, उनकी हर रणनीति सिर्फ हार जीत के लिए होती थी, उनको जनहित से कोई मतलब नहीं। यशपाल जी, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपके पास डबल टीम होनी चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज जी का चेहरा है और ये दावा बार बार सामने आता है कि एक डबल टीम है। शिवराज जी का चेहरा, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री का चेहरा मिलकर एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना। ये कॉम्बिनेशन बीजेपी को कर्नाटक में नहीं मिला, वहाँ जो मुख्यमंत्री थे वो उस तरह से ताकत नहीं बन पाए, और ये चुनौती हिमाचल में भी इसके पहले बीजेपी ने शायद फेस की। तो ये बड़ी ताकत है कि डबल टीम होनी चाहिए आपके पास। जैसे पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास डबल टीम मानी गई, कमलनाथ जी और तत्कालीन कांग्रेसी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये डबल टीम बहुत नतीजे लेकर आई और उसमें दिग्विजय सिंह जी पर्दे के पीछे एक अहम रोल हमेशा प्ले करते हैं। तो आप कितने आश्वस्त हैं? क्या आपके यहाँ डबल टीम, उसके बाद ट्रिपल टीम और उसके बाद सब मिली जुली एक रणनीति? क्योंकि बीजेपी के लिए ये चिंता से जरूर पूछा जा रहा है कि किस ताकत के साथ जो शिवराज जी के साथ काम करने वाले नेता हैं वो उनको किस ताकत के साथ खड़े हैं उनके साथ और उनका हाथ मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी, जिस डबल टीम की आपने बात करी है उसी डबल टीम की बात बुंदेला जी ने भी करी है, कमलनाथ जी के लिए और दिग्विजय सिंह जी की। मुझे अच्छी तरह से याद है जब कमलनाथ जी की सरकार अपदस्थ हुई और उसके बाद कमलनाथ जी का कमेंट्स था प्रेस को, मीडिया को, कि मुझे दिग्विजय सिंह जी ने अंधेरे में रखा, पर्दे के पीछे का पूरा रोल दिग्विजय सिंह का। मुझे अच्छी तरह से याद है, उन्होंने टिप्पणी करी। देखिए बुंदेला जी इसको स्वीकार करिए, अपदस्थ होने के बाद कमलनाथ जी ने अपनी आपकी जो डबल जो ताकत वाली टीम आप बता रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं सुराख हुआ है, आरोप प्रत्यारोप हुए हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, शरद जी हम शुरू से कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता, और उसी के आधार पर हम हर बूथ की समीक्षा करते हैं। हमारे पन्ना प्रमुख, हमारे अर्ध पन्ना प्रमुख, ये हमारी बहुत बड़ी सेना है और इस सेना के माध्यम से हम फतेह करेंगे शरद जी। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है साहब, जैसे हम लोग पुरानी हिंदी फिल्मों में देखते थे कि कई बार बड़े मार्शल आर्ट का एक प्लेयर आता था और हीरो सिर्फ एक तमाचा मारकर कॉन्फिडेंस से उसको डाउन कर देता था। नटशेल में यही बात है कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। आप चाहे कानू गोलू को बुला लीजिए, प्रशांत किशोर को बुला लीजिए, चाहे अपनी बीजेपी या कांग्रेस अपने शीर्ष नेताओं को बुला लें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपकी मेहनत उस राज्य में कितनी है।
जैसे अभी WTC के फाइनल में अगर चेहरों की बात करें तो भारतीय टीम बहुत भारी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मेहनत कर रही थी अप्रैल से। तो मेरा बूथ कितना मजबूत जो दावा कर रहे हैं यशपाल जी, बीजेपी अगर अपनी सफलता का दावा कर रही है तो उसकी मेहनत इस पर टिकी है, और कांग्रेस अगर ये दावा कर रही है, करेगी ही, दोनों ही पार्टियां करेंगी कि वो मजबूत स्थिति में सरकार बनाने की दृष्टि से, तो मैदान पर उसकी मेहनत कितनी है। नेता अपनी जगह हैं, चेहरे आते हैं जाते हैं, दम लगाते हैं, अंतर पैदा करते हैं, लेकिन असली अंतर उस राज्य का कार्यकर्ता उत्पन्न करता है जो अपनी पार्टी के लिए पूरी ताकत लगाता है, और जिसका कार्यकर्ता दम लगाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया यशपाल जी, बहुत धन्यवाद अवनीश जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए अफसरनामा, मुलाकात करिए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ IAS अफसर मनरेगा आयुक्त रजत बंसल जी से। नमस्कार।